तो देखो, पॉलिटिकल थियोरी में पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता दें, बाकी जो बच्चे कल आएंगे उनकी, जो बाकी बच्चों को, अब एक पॉलिटिकल थियोरी बड़ा सीक्वेंस होता है। इसका मतलब है कि विषय अंडरस्टैंडिंग बेस है, विषय आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर बार बार आपको, जैसे कि आप देखोगे जीएस है, सीसेट है, तो बार बार हमें बात याद दिलाते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाई में सबसे बड़ी गड़बड़ी ये होती है कि यूपीएससी की सब प्रिपरेशन करते हैं और हम रटना शुरू कर देते हैं विषय को। रटने से कोई काम नहीं होगा, समझना ही पड़ेगा आपको। आज समझो, 2 बार, 2 महीने बाद समझो, 2 साल बाद समझो, तो रटने से काम बनता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें याद नहीं करना चाहिए, बल्कि याद करना चाहिए समझ के। जो समझोगे तो बाकी जो बेसिक फैक्ट होंगे अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे अपने एनसीईआरटी की भी पॉलिटिकल थियरी वाली किताब पढ़ी क्लास 11th की? किसने पढ़ी क्लास 11th वाली किताब पॉलिटिकल थियरी का? तो आपको कुछ समझ में भी आया? इसलिए अगर आप देखोगे, जैसे बार बार कहते हैं कि कोई किताब पढ़ो, आप पॉलिटिकल थियरी किताब पढ़ो, तो आपने कोई चैप्टर पढ़ा है? बस एग्जांपल आपको बता दें कैसे पढ़ा जाता है, आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए। तो पॉलिटिकल थियरी की 11th की किताब आप पढ़ो तो उसमें लिखा होता है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और संयोग की बात देखो, यही आप एथिक्स जीएस फोर्थ पेपर में आप आओगे। जिन्होंने एथिक्स का जीएस फोर्थ पेपर पढ़ा होगा उनको लगेगा कि पूरी बातें हम रिपीट कर रहे हैं। तो एथिक्स में भी पूरा समझने की बात है। अच्छा, एथिक्स पेपर में रटने की गुंजाइश बहुत कम है, वैसे यहाँ पे है। तो किसी ने एनसीईआरटी वाली किताब में पढ़ा कि स्वतंत्रता के मायने क्या है? किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा? कहने का मतलब है स्वतंत्रता के मायने पढ़ो, उसको फिर रियलाइज करो। मिल ने क्या कहा, बर्डे ने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उससे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है कि उसे आप कैसे मानते हो, तभी तो बात का महत्व होगा। इसलिए भी किसी चीज़ को आराम से पढ़ना चाहिए, शब्दों पर बल देना चाहिए। ये नहीं कि इन्होंने ये कहा, रट लिया सब चीज़, और कोई पूछा जाए तो बात स्पष्ट न हो पाए। एनसीईआरटी आराम से पढ़ो, एक एक शब्दों पर बल दो, वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी पढ़ लो, बाकी जो यहाँ का नोट्स मिलेगा सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते उसी को बार बार पढ़ना सीखो, एक एक शब्दों को रियलाइज करना सीखो। अगर आप उसकी ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, मैं कह दूंगा ओपी गावा पढ़ लो पॉलिटिकल थियरी में। लेकिन मामला ये है ज़्यादा, क्योंकि जितनी किताबों में आप पढ़ोगे, अब कुछ कुछ बातें इग्नू में लिखी है, कुछ ओपी गावा में लिखी है, तो नोट्स में सब चीज़ का कंपाइलेशन होता है। तो नोट्स आपको ऐसे पढ़ने चाहिए कि जहाँ आपके इसेंस आपको पता चल पाए कि विषय का इसेंस क्या है और हमारा विषय क्या है, किस विषय को हम पढ़ना चाहते हैं, विषय क्या है। राजनीतिक सिद्धांत, ये फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट है। और आप जानते हो कि दोनों पेपर के जो हमारे पहले पार्ट हैं वो सैद्धांतिक है, और दोनों पेपर का जो दूसरा पार्ट है वो एग्जैक्टली जीएस का है, आई इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी। और अगर आप सैद्धांतिक पार्ट को देखोगे, तो अगर सैद्धांतिक पार्ट आपने देखा तो हमने कहा एथिक्स। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो एथिक्स आपका वैसे अच्छा होना चाहिए। सारे पॉलिटिकल फिलोसफर इधर हम पढ़ते हैं। और जब आप स्वतंत्रता समानता की कहानियां बताते हो तो पूरा विश्व इतिहास आपको याद हो जाना चाहिए, और याद होता भी है। भाई, स्वतंत्रता समानता कहानी किसी वर्ष, किसी सन में उत्पन्न हुई या अचानक कहीं आ गई? जैसे जब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में स्वतंत्रता का इतिहास, तो जब हम स्वतंत्रता वाली बात पढ़ते हैं तो वो तो कब उत्पन्न हुई? 16वीं शताब्दी में, 17वीं में, 18वीं में। एक विशेष कालक्रम की बात की जाती है कि उस कालक्रम में कहाँ आई, किसने कहा, तभी तो आप बात समझ पाएंगे। इन्हें आज के, अगर अगर कोई व्यक्ति, अगर आज कहा जाए कि क्लास में बच्चे नहीं आए तो उसका कोई संदर्भ था या ऐसे ही नहीं आए? कोई संदर्भ था। तो जब एनसीईआरटी पढ़ते हो उसमें संदर्भ बहुत कम होता है, उसमें केवल सिद्धांत ही है। लेकिन जब आप उसके संदर्भ को देखोगे तो आपको बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी, इस कालक्रम में कौन चीज उत्पन्न हो रही है, कहाँ से आई। यानी जब आपको स्वतंत्रता स्वतंत्रता कहाँ उपलब्ध थी? 5वीं शताब्दी में, 6वीं में, या 18वीं, 19वीं, या 16वीं, 15वीं, कहाँ पे? कहने का मतलब है गौरवमयी क्रांति कैसे आई। यहाँ आप वर्ल्ड हिस्ट्री को बिल्कुल कनेक्ट कर दोगे।
जो भी आप जीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो कि स्वतंत्रता की कहानी कैसी आई, तो संदर्भ को देखते हो तो बात बहुत स्पष्ट होती है। यानी पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमेशा कॉन्टेक्स्ट को देखो पहला, स्वतंत्रता के बारे में आपने क्या समझा दूसरा। अब जैसे हमने पूरी स्वतंत्रता की बात पढ़ ली, कमरे से आप क्लास करने आए, आपने किसी ने आपको जबरदस्ती भेजा या आप स्वतः आए, ये स्वतंत्रता है। आपको किसी ने जबरदस्ती बुलाया भी नहीं, लेकिन अब स्वतः है, चॉइस है आपका कि आप दिन में। और जो लोग इस ठंडी में आराम से तान के सो रहे हैं, उनका क्या है, उनका भी चॉइस है। आप स्वतंत्र हैं या वो स्वतंत्र हैं, अब इसी बात में डिबेट है कि कौन स्वतंत्र है। कहीं दोनों अपने चॉइस को यूज कर रहे हैं, जो तान के सो रहा है उसका भी चॉइस है, और जो पानी में तैर क्या रहा है उसका भी चॉइस है। इसलिए कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता हम रोज ही रोज प्रयोग कर रहे हैं। एक ही बार गौरव में क्रांति हुई या घर में रोज ही क्रांति होती रहती है, और हम गौरव में क्रांति पढ़ पढ़ के नर्वस सिस्टम बढ़ाते रहते हैं कि। तो कहने का मतलब किसी चीज को आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, उसके मर्म को समझिए, उसको इंटरनलाइज करिए। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, जब भी इन सब कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो रोज ही तो आपके जीवन में चल रहा है। अपने बगल वाले का मोबाइल आपसे कंपैरिजन कर लीजिए तो पता चल जाएगा समानता है या नहीं है। कंपैरिजन करते कि नहीं करते हैं। अब सवाल है कि आप इस बारिश से पैदल चले आ रहे हैं और बगल में कोई इसी बारिश का मजा उठाते हुए पोरसे से निकल गया और आप पे पूरा पानी पड़ गया, ये स्वतंत्रता है, समानता का भाव है। भाई आपके पास विकल्प ही नहीं है, इस बारिश में वाहन से चलने का आपके पास विकल्प नहीं है, तो स्वतंत्रता विकल्पों मिलती है, विकल्प के बिना। इसीलिए भीख मांगना स्वतंत्रता है या मजबूरी है। इस बारिश में आना आपकी मजबूरी थी या आजादी थी। ऐसे ही विषयों पर रटना थोड़ी है। इसकी तो क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे पूरे एग्जाम का पर्पस क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। तो बच्चे कई बार उनको लगता है कि आज़ादी का मतलब क्या होगा। अच्छा, कई बार बच्चे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, नेट जेआरएफ, वो भी सब बैकग्राउंड में आ जाता है, वो सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। आप याद रखिए, पूरे पढ़ाई का पर्पस ही होता है, तो डायरेक्शन सही होना चाहिए। अगर डायरेक्शन विषय पढ़ने का सही है तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, उसका 3 साल आपको लग जाए, और बहुत मेहनती आप हो तो एग्जाम क्रैक कर जाओगे। डायरेक्शन ही गलत है तो 10 साल लगा दो, बात नहीं हिलेगी। इस वजह से आराम से इस चीज को पढ़ो। तो जब आप मुखर्जी नगर में आप रहते हो, स्वतंत्रता देखी या समानता देखी, समानता देखी या विषमता, न्याय देखा या अन्याय। अभी कहते वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, तो जस्टिस का मतलब क्या है बताओ। लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, हर आदमी कह रहा है जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। बच्चे क्या कह रहे हैं, जस्टिस चाहिए। तो जस्टिस का मतलब भी समझा क्या है। आप में से कोई नारा लगाने वाला था भीड़ में, कौन था। अच्छा तुम थे। तो जस्टिस का मतलब क्या है, बोलो। बहुत अच्छी बात, जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय। लिबर्टी का मतलब क्या है, स्वतंत्रता। ओ माय गॉड। अरे मेरे बच्चे, अब यही देखिए, कई बार रोज रोज चीजों को हम देखते हैं, इसलिए देखना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको रियलाइज करना क्या, जिस जस्टिस की हम मांग कर रहे हैं उस जस्टिस का मतलब क्या है। जिस डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं वो डेमोक्रेसी है कि नहीं है, यही कहने का मतलब है। और न्याय, स्वतंत्रता समानता मिला दोगे तो न्याय बन जाएगा। और न्याय का सीधा सा मतलब है आपका जो उचित हिस्सा है वो मिलना चाहिए। देखो प्रकृति में न्याय है, कई बार प्रकृति में अन्याय भी हो जाता है, कई बार प्रकृति में भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है। जब न्याय की बात करते हैं, एक बेसिक सी बात है, आप कहोगे इसी में सिलेबस खत्म हो गया क्या, नहीं, सिलेबस का परिचय है, ये खत्म नहीं हो गया। बड़ा सिंपल सा मामला होता है। अब स्वतंत्रता पढ़ लो, समानता पढ़ लो, रोज रोज वही जद्दोजहद कर रहे हो। देखिए न्याय,
प्रकृति में है। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं ना ना प्रकृति में न्याय कैसे है? गर्मी ज्यादा बढ़ी, बरसात हो गई, बरसात जैसे बढ़ने लगी ठंडी का मौसम आ गया, ठंडी बहुत ज्यादा हुई फिर गर्मी आ गई। प्रकृति में न्याय देखते रहे, ऐसा थोड़े कि हमेशा प्रकृति जलती ही रहती है। यही न्याय है। इसका मतलब संतुलन, न्याय का सीधा सा मतलब क्या है? बैलेंस। प्रकृति में, आप में भी, आप न्यायपूर्ण हो कि नहीं हो? आप में संतुलन है कि नहीं है? कई लोग जिस पार्टी में देखो इतने गोलगप्पा खा ले जाके उल्टी करने लगे, असंतुलन है ये। कई कई लोग इतना सोते हैं शरीर ही खराब हो जाती है, असंतुलन है। और कई लोग इतना भागते हैं कि शरीर साथ नहीं देती, असंतुलन है। न अति बोली, न अति चुप, न अति वर्षा, न अति धूप। अति करना मना है, संतुलन का विरोधी है। संतुलन कहाँ होना चाहिए? समाज में, प्रकृति में, व्यक्ति में। इसी क्या कहते हैं? न्याय। तो संतुलन कैसे होगा? संसाधनों को बांटकर या व्यक्ति के कर्तव्य को बताकर। समाज में संतुलन बनाने के दो तरीके हैं। हर व्यक्ति को अपना अपना काम याद दिला दिया जाए। यानी जरा सोच के देखो, आज इन छात्रों का फोटो खींच के मुझे रखने का मन कर रहा है, और बाकी जितने आलसी कहलाएंगे सबको मैं दिखाऊंगा कि देखो तुम लोग। तो सवाल यह है, संतुलन आपके जीवन में है, अब आप मेहनत किए। न्याय क्या है? जो मेहनती आदमी है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, और जो आलसी कमरे में बैठा है वो उसको ज्यादा मिलना चाहिए। कमाल की बात है। अगर इतने मेहनती आप हो कि बरसात, तूफान, आंधी में भी चले आए, तो आपको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आप जब बड़ा बन जाओगे, जो आलसी आपका कमरे में सो रहा है दोस्त है, वो क्या कहेगा? भाई बहुत अन्याय है, तुम्हारे पास बंगला, गाड़ी, और मैं फुक्कड़ पैदल। अब बताओ, ये असंतुलन समाज में आया, ये न्याय है अन्याय है? बाबा रामदेव आज भी 4 बजे भोर में उठ के कूदना शुरू कर देते हैं। 1000 करोड़ के मालिक, इतने मेहनती, इतना मेहनती आदमी आगे बढ़ेगा तो उसको ज्यादा चीजें मिलनी चाहिए, वो हेलीकॉप्टर से घूमेगा। आप कहोगे ना ना, ये संपत्ति की विषमता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अन्याय है, मकान मालिक किराया मत ले। आपको शायद ये नहीं पता है कि जो यहाँ जितने मकान मालिक हैं, आप देखते हो मुखर्जी नगर में पूरा एरिया पाकिस्तान से आए हुए लोगों के रिफ्यूजियों का शहर है ये। आपको ये भी अब याद दिला दें, जब ये आए थे इनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं का मतलब खाने पीने की चीजें भी नहीं थी, घर हो तो छोड़ो। कैसे इन्होंने महल बना लिया? मेहनत से। एक सरकार ने दे दिया। हाँ, सरकार ने थोड़ी थोड़ी जमीन कुछ कुछ लोगों को आवंटित कर दिए थे, रहने का प्रबंध कर दिया था, बाकी लोगों ने अपनी क्षमता से बनाया, मेहनत से बनाया। अब सवाल है कि किसको समाज में क्या मिलना चाहिए, जो मेहनती है या जो गरीब है? यही तो न्याय का कहानी है। मेहनती को ही मिलना चाहिए, लेकिन गरीब को ही मत छोड़िए, क्योंकि जो आज गरीब है हो सकता है कि कल वो उसको थोड़ी सुविधा दे दीजिए तो भी प्रभावशाली बन जाएगा। क्योंकि समाज में कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, उसके माता पिता ही गरीब थे, वो गरीब हो गया, तो वो गरीब हो गया तो इसमें उसका कोई दोस्त था क्या? इसलिए हर गरीब आदमी अकुशल अक्षम नहीं होता, गरीबी परिस्थितियों के भी कारण आती है। इसलिए अब मान लीजिए छात्र कोई है, अब उसके माता पिता की स्थिति ठीक नहीं है, उसको सहायता मिलनी चाहिए, ये न्याय है। जो प्रतिभाशाली है उसको अपने मन पसंदीदा कार खरीदने का अवसर मिलना चाहिए, ये न्याय है। यानी सबका साथ, यही तो न्याय है। जिस लोकतंत्र में आप रहते हो उसका मतलब जानते हो लोकतंत्र क्या है? आप कहाँ रहते हैं? लोकतांत्रिक शासन में, भारत में? हाँ, मतलब मुझे पता है, मुझे लगा अफगानिस्तान में रहते हो। मतलब वो मैं कौन भारत में रहता है? इतने भोले भाले जवाब है। तो मेरे बच्चों, जिस लोकतंत्र में रहते हो उसका मतलब तो जानना चाहिए। इस अधिकार की मांग, हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए।
जिसकी आप बात करते हो वही मोरा है। पूरा विषय कैसे डिबेट के फॉर्म में बढ़ता है, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में नहीं। लेकिन एक बेसिक सी बात करके, तो हर विषय का तो हमेशा एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, रियलाइज करके पढ़िए। जब एनसीईआरटी पढ़िए तो आज़ादी की बात जैसे आए आपको याद आ जाए कुछ लोग कि कौन आज़ाद है। आजकल पता नहीं कैसे कैसे मॉडल हैं जो कहते हैं आज़ादी का मतलब फिल्मी दुनिया के लोग ज़्यादा आज़ाद हैं या अफगानिस्तान में लोग ज़्यादा आज़ाद हैं। अरे डिबेट का पॉइंट है, आज़ादी का क्या है, कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, समानता क्या है। कहने का मतलब जितने भी फिलोसफर ने कोई बात कही होगी वो आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई घटना ही है। अभी संयोग की बात है, 4 साल पहले किसी ने कहा, 400 साल पहले कहा, और वो देश इंग्लैंड नहीं था, वो देश भारत नहीं था, वो कौन था, इंग्लैंड था। लेकिन स्वतंत्रता, समानता, न्याय का संघर्ष हर समाज में चलता है। तो व्याख्या अलग अलग होती है, लेकिन इन सब ये मन एक सामान्य सी बात है। स्वतंत्रता का मतलब है, समानता मतलब मैं पढ़ना, न्याय पढ़ना है, लोकतंत्र, लोकतंत्र में आप रहते हो, लोकतंत्र का मतलब क्या है। तो यही सारे सिलेबस। अब लोकतंत्र का मतलब क्या है, आपका अपना शासन। अरे आपका अपना शासन, लोक, यहां कौन बैठा हुआ है, तंत्र कौन है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये आपका ही तो तंत्र है। यानी लोक है मालिक और तंत्र क्या है, सेवक। ये सीधी सी बातें हैं। तो इसका मतलब है अब तंत्र अच्छा होना चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, तंत्र को बेहतर कैसे किया जाए, दोनों में प्रभावशाली कौन बन रहा है, यही तो पूरा डिबेट का पॉइंट होता है। लोक की बात को कैसे सारे लोग को शामिल कर लिया जाए या लोक की आवाज के लिए चुनाव करवा लिया जाए, यही सारे डिबेट हमेशा चलते रहते हैं। तो पूरे पॉलिटिकल थियरी में आप देखोगे सारी बातें यही जो आप रोज रोज देखते हो। आपको तर्क वितर्क करने की आदत होनी चाहिए, सिंपल सोचने की आदत नहीं होनी चाहिए। इसलिए बार बार हम क्रिटिकल थिंकिंग हर विषय में, वो चाहे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में हो। और उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन को बता दूंगा, लेकिन एक ही तरीका है, पहले आप क्वेश्चन मत जाइए, पहले आप सिलेबस देख लीजिए। और सिलेबस पे भी पहले देखिए, पहले होना चाहिए सिलेबस को एक्सप्लेन कर दूं। सिलेबस को पहले एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम यह है कि अभी आप स्वतंत्रता नहीं जानते, समानता नहीं जानते, न्याय नहीं जानते, लोकतंत्र नहीं जानते, अधिकार नहीं जानते, तो बात थोड़ा सफोकेट करेंगे, फिर आपको पता नहीं चल पाएगा। इससे सबसे अच्छा तरीका क्या, एक बेसिक शुरू कर देते हैं कि पॉलिटिकल थियरी का मतलब, पॉलिटिकल का मतलब क्या है, थियरी का मतलब क्या है, बात तो हमें यही पढ़ना है। यही पहले टॉपिक हम शुरू करेंगे कि पॉलिटिकल थियरी का मतलब क्या है। एक बेसिक सी बात, हो सकता है उसका अगला डिबेट हम अगले किसी चैप्टर में बता दें। इसलिए हर टॉपिक का इंटर रिलेशन है। तो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बेसिक बातें पता हो जाए, और उनके अंतर समय पता हो जाए। क्वेश्चन अब बाद में देखिएगा, सारे टॉपिक हो जाए तो उसके बाद क्वेश्चन अब देखिए, एक एक पे नहीं, क्योंकि एक ही बात बार बार रिपीट होती चली जाती है। तो कहां से हम शुरू करेंगे, राजनीतिक सिद्धांत से। तो पहला, राजनीतिक का मतलब क्या है, पहले हम यही डिफाइन करने का प्रयास करें, राजनीतिक का मतलब क्या है। दूसरा ये बताने का प्रयास करें सिद्धांत क्या है। अब आप देखिए, राजनीति के बारे में गार्नर ने क्या कहा, ईस्टन ने क्या कहा, वो ठीक है हम लिखवा देंगे, लेकिन राजनीति का एक सिंपल सा मतलब क्या है। अच्छा, आप कहते हैं कि हमारे साथ राजनीति न की जाए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है कि जब हम कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, तो सवाल यही उत्पन्न होता है, कई बार लोग कहते हैं कि हमारे साथ राजनीति कर रहा है। तो जो बार बार कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, मेरे साथ राजनीति हो रही है, उस राजनीति का मतलब क्या है, आप राजनीति से क्या समझते हैं, और आपके साथ कभी पॉलिटिक्स हुई क्या। नहीं हुई आपके साथ पॉलिटिक्स, किसके साथ हुई, पॉलिटिक्स किसके साथ हुई, अच्छा किसी के साथ नहीं हुई। अच्छा, आप सोचेंगे कि हम तो क्लास करने आए थे तो हम इसे पूछने लगे। तो मेरे बच्चों देखो, जब पॉलिटिक्स की बात कही जाए तो सामान्यतः हम पॉलिटिक्स का मतलब क्या लेते हैं व्यवहारिक रूप में, किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाना,
कई बार पॉलिटिक्स का मतलब क्या लेते हैं, ये पॉलिटिक्स का नकारात्मक मतलब है। कई बार पॉलिटिक्स का इतना हमारे पास सामने नकारात्मक मतलब आ गया, किसी को ठग लेना, किसी से होशियारी कर देना, किसी से धोखाधड़ी कर देना, इसका मतलब क्या लिखा है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जिसका संबंध किसके साथ होता है, राज्य और सरकार के साथ। जो विषय राज्य और सरकार का अध्ययन करता है उसी का नाम क्या है, पॉलिटिक्स। तो कई बार पॉलिटिक्स एक गतिविधि के रूप में बड़ी नकारात्मक है। तो जो नकारात्मक रूप में हम पॉलिटिक्स का मतलब समझते हैं कि मतलब जिसे कई बार कौटिल्य ने कहा भी साम दाम दंड भेद के द्वारा अपने काम निकाल लेना। और पॉलिटिक्स क्या है, अब मान लीजिए बरसात में देखिए पॉलिटिक्स के क्यों नकारात्मक मानी जाती है। मान लीजिए बरसात में आपको क्लास में आना है और आपको पता है किसी के पास 2 छतरी है, आपके पास छतरी है नहीं, आप तुरंत उसके घर गए, कहा भाई कहीं चलोगे, कहा अरे भाई हम क्लास जा रहे हैं, कहा तुम्हारे साथ मैं भी चलना चाहता हूँ। तो आप इसका मतलब कैसे बनाना, तुमको नहीं लेवा जाऊंगा। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, मैं तुम्हारे गांव का हूं, मैं तुम्हारा भलाई चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और याद रखना आज हम तुम चाय भी साथ मिलकर पियेंगे, चलो इतना अच्छा मौसम है, अकेले चलोगे कहीं गिर जाओ, कोई साथ हो तो होना चाहिए। इसका मतलब छतरी पाने के लिए क्या क्या बहाने हमने कर दिए, ये क्या है पॉलिटिक्स। किसी से चाय पिया है कभी, कई बार तो लोग इतने होशियार होते हैं दूसरे से अपना काम बनाते रहते हैं, ये पॉलिटिक्स का नकारात्मक मतलब है। पॉलिटिक्स कौन सा विषय है जिसका संबंध किसके साथ होता है। और आप याद रखिए एक ही शब्द हमने कह दिया, निबंध में क्या आता है, एक ही शब्द आता है, एक ही शब्द को विस्तार करना है। ये राज्य सरकार एक शब्द नहीं है, पूरे विषय को संभाल लेता है। हमारा पूरा विषय किसके साथ शुरू होता है, राज्य सरकार के साथ। लेकिन आप याद रखिएगा इस राज्य सरकार पर आने से पहले राजनीति का दूसरा मतलब क्या है, जो शक्ति संबंध की व्याख्या करे वो भी राजनीति है। पहला मतलब क्या है राजनीति का, जो राज्य सरकार की व्याख्या करे वो राजनीति है। राजनीति का दूसरा मतलब क्या है, जो शक्ति संबंध की व्याख्या करे वो पॉलिटिक्स है, यही पॉलिटिक्स है। और वास्तविक रूप में पॉलिटिक्स का एक और मतलब है, जो न्यायपूर्ण समाज की बात करे वो भी पॉलिटिक्स है। अगर हम पॉलिटिक्स से मतलब विस्तार करते चले जाए तो पॉलिटिक्स में क्या है, जो राज्य सरकार का अध्ययन करे वह भी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का मतलब है जो शक्ति संबंध की बात करे या संघर्षों के समाधान की बात करे वो भी पॉलिटिक्स है। विच डील्स विथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो संघर्षों के समाधान की बात करे वही पॉलिटिक्स है। और जो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे वो भी पॉलिटिक्स है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करे वो भी पॉलिटिक्स है। जो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार, जो व्यक्ति के पॉलिटिकल व्यवहार का अध्ययन करे वह भी पॉलिटिक्स है। जो राज्य सरकार का अध्ययन करे वही पॉलिटिक्स है। जो शक्ति संबंध का अध्ययन करे, अब एक एक की व्याख्या में करनी है कि राज्य सरकार के अध्ययन का मतलब क्या होता है, शक्ति संबंध के अध्ययन का मतलब क्या होता है, फिर व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का मतलब क्या होता है। और सवाल यह है पॉलिटिक्स घर से शुरू होती है बाहर से। अच्छा, घर में भी पॉलिटिक्स होती है, इसलिए पॉलिटिक्स घर से शुरू होती है बाहर से, आजकल तो ये भी डिबेट चलता है।
लेकिन पॉलिटिक्स है शक्ति संबंध के रूप में, राज्य सरकार के रूप में, न्यायपूर्ण समाज के रूप में। अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग पॉलिटिक्स अपनाई। महात्मा गांधी की पॉलिटिक्स क्या थी? इसमें महात्मा गांधी की पॉलिटिक्स क्या थी? न्यायपूर्ण समाज के लिए। आज की पॉलिटिक्स इस बात से संबंधित है। इसलिए हम पॉलिटिक्स का सैद्धांतिक अध्ययन करेंगे। हम पॉलिटिक्स का सैद्धांतिक अध्ययन करेंगे। फिर आप कहेंगे सर ये बताओ सिद्धांत का मतलब क्या है, थियरी का मतलब क्या है। लेकिन पहले ये तो देख लें कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। तो शुरुआत कहां से करें? राज्य और सरकार से। इसलिए आप देखोगे हमारे सिलेबस में लिखा गया है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार, अब एक एक शब्दों का विस्तार हम कर दें। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? शक्ति संबंध, इस शब्द का विस्तार कर दें। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? न्यायपूर्ण समाज, इस शब्द का विस्तार कर दें। तो अब जैसे सिलेबस में एग्जैक्टली लिखा गया है, हो सकता है कुछ सिलेबस में अलग अलग तरीके से लिखा गया हो। हम सारे विषय वस्तु पढ़ेंगे, कई बार वो भी चीज पढ़ेंगे जो सिलेबस में नहीं लिखा गया है, क्योंकि उसमें बड़ी सारी बातें अंतर्निहित है। तो पहला शुरुआत कहां से करेंगे? राज्य और समाज। तो पहला, पॉलिटिक्स का पहला मतलब, पहला हेडिंग देखिए, राज्य और सरकार का अध्ययन। और इस बात को फ्रेमवर्क को याद रखिएगा कि हमें इन इन चीजों का अध्ययन करना है। तो पहला मतलब है राज्य और सरकार का अध्ययन। यानी स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक न्यायपूर्ण समाज। अब इस बात को आप पहले पेज में याद रखिएगा और धीरे धीरे फिर हमें याद दिला दीजिएगा कौन से पार्ट को हमने किया, फिर किस बात पर हमें आगे आना है। अगला, पहला क्या है? राजनीति का मतलब क्या है? राज्य और सरकार का अध्ययन। तो अब हम इसी बात पे आ ले। अभी हम पॉलिटिक्स जो मतलब देखेंगे, राज्य और सरकार का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। आप कहाँ पे रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? इसका मतलब है आपका कोई परिवार है या नहीं है, आपकी कोई मित्र मंडली है या नहीं है, कोई कॉलेज है या नहीं है, आप किसी धार्मिक समुदाय से जुड़े हुए हैं या नहीं है, आपकी भाषा, जाति, धर्म, ये भी क्या आपके जीवन को प्रभावित करते हैं? तो आप कहाँ हैं समाज में? और आप याद रखिएगा, आप समाज में हैं तो सवाल ये है, आप बड़े हैं, समाज बड़ा है, परिवार बड़ा है या आप बड़े हैं? देखिए हर जगह हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। आवश्यकता वही कोई इन्हें राज्य से थोड़ी आ गया, और यही राज्य के उत्पन्न होने की कहानी है। तो जब आपसे पूछा जाता है कि समाज बड़ा है या राज्य बड़ा है, तो आप किसे प्राथमिकता देंगे? लेकिन व्यक्ति बड़ा है, समाज? आप, आपकी मान्यता क्या है? थिंकर को बोल जाइए, आप किसी प्राथमिकता देते हैं? आप व्यक्ति को पहले स्थान देंगे या समाज, समाज को पहले? व्यक्ति को पहले स्थान देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। पैसा कहाँ से लेते हैं? बड़े होशियार लोग हैं यार आप। यही बात मैं आपके बापू को जाके इन्फॉर्म कर दूंगी, कह रहा है हम पहले आते हैं। और आप जिस बच्चे को पैसा दे रहे हो, सोच लो वो भविष्य में कितना कम आएगा आपके लिए। इसलिए मेरे बच्चों, आपको मैं याद दिला दूं कि कई बार ऐसा लगता है, कई बार हमें क्या ऐसा लगता है, कई बार पिता उता का दिल बहुत टूट जाता है, टीचर का भी दिल टूटता है, क्योंकि बच्चा जैसे सिलेक्ट हुआ। इसलिए ज्यादा आपको बहुत दिल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार सवाल है कि पहले आप आते हो तो परिवार कहाँ गया? दूसरी बात है,
पहले आप आते हो तो सवाल ये है, परंपरा, प्रथा, धर्म, इन सब चीजों में आपका विश्वास है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मेरे सामने कह लेना। इसलिए यही डिबेट है। जो व्यक्ति को पहले मानेगा उदारवादी, और जो समाज को पहले मानेगा या तो समाजवादी होगा या वो मार्क्सिस्ट होगा। और यही तो विचारधारा हमें पूरी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है। या तो समाजवादी होगा या मार्क्सवादी होगा, कई बार फैसिस्ट भी हो सकता है। समाज और व्यक्ति के बीच का झगड़ा यही तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है। समाज और व्यक्ति के बीच आज तक अंतिमतः तय नहीं हो पाया कौन पहले आता है, और इसमें एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं है। देखिए, यही साइंस और ह्यूमैनिटीज में फर्क है। जो कहेगा व्यक्ति पहले है वो कौन क्या कहलाएगा? उदारवादी। जो कहेगा समाज पहले है वो क्या कहलाएगा? समाजवादी। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि ये गलत है या ये सही है। इसलिए हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में, नाम तो है पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स जैसे उत्तर ढूंढने का प्रयास मत करिए। फिजिक्स का एक ही उत्तर होता है, इज इक्वल टू MC स्क्वायर। न्यूटन का तीसरा लॉ एक ही है। हमारे यहाँ व्यक्ति और समाज की व्याख्या उदारवादी अलग करेंगे, समाजवादी अलग करेंगे, नारीवादी अलग करेंगे। यानी हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट को पढ़ते हैं या विचारधारा को, यही फर्क होता है। तो कई बार जो साइंस पढ़ के आता है स्टूडेंट बड़ा सफोकेट करता है, यार लफड़ा क्या बताते हो यार सर, एक उत्तर कोई बताओ ना। व्यक्ति और राज्य के बीच कोई एक उत्तर बताओ, बस यही संबंध होगा। यही उत्तर हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें फैक्ट पढ़ना है या नजरिया। आपका नजरिया क्या है वो तो आप ही बता सकते हो ना। आप उदारवादी हो, समाजवादी हो, नजरिया अपने आप पता चलता जाएगा। इसलिए ये लड़ाई चलती रहती है कि व्यक्ति पहले आएगा, समाज पहले आएगा, या दोनों में सामंजस्य स्थापित कर दो, किया जाए। ये लड़ाई बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, अब समाज आ गया तो आप याद रखिए, समाज में शांति है या संघर्ष है? समाज में आपने शांति देखा है, संघर्ष देखा? अच्छा, शांति उनती में आपको भरोसा नहीं है, शांति आपने देखा ही नहीं। कमाल की बात है यार। मुझे तो लगा था युवा लोग हैं, आप कहोगे प्रेम मोहब्बत है समाज में। कुछ ऐसी बातें बताओ, इससे मैं भी थोड़ा प्रभावित हो जाता। आप तो बिल्कुल बूढ़ों जैसी बातें किए जा रहे हो। जब आपने कहा व्यक्ति पहले है, तब तो मुझे समझ में आया कि जवान हो। जब भी कह रहे हो कि कौन सा पहले आएगा, संघर्ष, मतलब कोई प्रेम मोहब्बत वाली बात नहीं दिखी समाज में आपको? फूल किसी को नहीं दिया मेरे बच्चों? ओ माय गॉड। अब ये बड़ी, मुझे भी सुन के ठीक नहीं लगा। अब समाज में संघर्ष है, संघर्ष क्यों है? आप याद रखिए, पॉलिटिकल साइंस में इसकी एक व्याख्या नहीं है। अलग अलग थियरी अलग अलग बात को मानते हैं। संघर्ष क्यों है? समाज किससे मिलकर बना है? व्यक्ति से। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? प्रभुत्व वाला। व्यक्ति का स्वभाव प्रभुत्व वाला है, व्यक्ति शक्ति चाहता है। ये बताइए कि जितने पॉलिटिशियन हैं, अब मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री एक बार बन गया, एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यार छोड़ दे, अगली बार कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाए, उसी को बार बार बनना है क्या? आप लोग अरे कहीं समाज सेवा में जाओ, धार्मिक संस्था में काम कर लो। ये सिविल सर्वेंट बनकर क्या लेना चाहते हो सिविल सर्वेंट बन के? जब आप ही पावर लोगे, आपका पड़ोसी भी लेना चाहेगा, क्या होगा? यानी कुछ लोग कहते हैं मानव स्वभाव, फिर इसका एक उत्तर नहीं है। व्यक्ति पहले है, समाज पहले, इसका भी एक उत्तर नहीं है। संघर्ष क्यों होता है, इसका भी एक उत्तर नहीं है। अब संघर्ष क्यों होता है, इसके अलग अलग कारण है। समाज में संघर्ष क्यों होता है? कुछ लोग, एक विचारधारा ये है मानव स्वभाव, दूसरी विचारधारा ये है सामाजिक विषमता। जो कहते हैं शक्ति मानव स्वभाव के कारण है, वो क्या कहलाएंगे? उदारवादी। जो मानते हैं कि संघर्ष सामाजिक विषमता के कारण है, वो क्या कहलाएंगे? समाजवादी। फिर उदारवादी, समाजवादी।
तो आप याद रखिए, संघर्ष संघर्ष ही वास्तविकता है। तो आपको हम याद दिला दें, संघर्ष समाज में संघर्ष है। कुछ लोग कहते हैं सामाजिक विषमता का कारण हुआ, कुछ लोग क्या कहते हैं, मानव स्वभाव कारण हुआ। तो सवाल यह है, संघर्ष का समाधान किया जाए, संघर्ष की समाप्ति कर दी जाए। ऑप्शन 2 है। यही पूरे पॉलिटिकल थ्योरी में जितनी विचारधाराएं हैं सबका विचार एक ही है। समाज में क्या होता है, संघर्ष है। संघर्ष क्यों होता है? कुछ लोग कहते हैं सामाजिक विषमता, कुछ लोग कह रहे हैं मानव स्वभाव कारण, ह्यूमन नेचर कारण। अगर ये संघर्ष है तो क्या किया जाए, इसका समाधान कर दिया जाए, हल कर दिया जाए, या संघर्षों को समाप्त कर दिया जाए। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। संघर्षों को हल किया जाए, इसे समाप्त कर दिया जाए। कैसे हल करेंगे? संघर्षों को हल कैसे करेंगे? तो आपको मैं बता दूं, संघर्षों को कैसे हल करेंगे। विधि बना दीजिए, प्रशासन बना दीजिए, न्यायालय बना दीजिए। संघर्षों को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के तरीके क्या है? लॉ बना दीजिए। और क्या बना देंगे? प्रशासन। और क्या बना देंगे? न्यायालय। लॉ बना दीजिए, प्रशासन बना दीजिए, न्यायालय बना दीजिए, संघर्ष अपने आप हल हो जाएगा। आइडिया ठीक लगा? इसका मतलब क्या है? संघर्ष का समाधान कैसे होगा? राज्य या सरकार के द्वारा। राज्य आ गया। संघर्ष का समाधान कैसे होगा? राज्य सरकार के द्वारा। इसीलिए पुलिस क्या करती है? अच्छा, आप सुबह पुलिस को फोन कर दे कि मुझे क्लासरूम तक पहुंचा दो, पानी बहुत भरा है। 112 नंबर की पुलिस आएगी? आप पानी में कहीं डूब रहे हो तो आ जाएगी। ये उसका काम है कि पानी में कोई डूब रहा है। अब आप सुबह सुबह कहते चाय नहीं पिया है, सुबह सुबह 112 नंबर डायल कर दिया, सर आ जाओ, जो चाय लेके था, तो लठ दे देगा फिर सुबह सुबह। राज्य का काम क्या है? संघर्षों का समाधान या व्यक्ति की सुविधाओं को ध्यान में रखना। संघर्षों का समाधान, चाय पीना, कॉफी पीना आपकी मर्जी है। बस अगर पता चला बरसात में कोई चोर आप घर में घुस गया तो इसके लिए किसको फोन करेंगे? 112 नंबर। यहां पे राज्य आपकी मदद करेगा। तो पहला ऑप्शन है संघर्ष का समाधान करिए। इसका सीधा सा मतलब है संघर्ष की फील्ड बदलेंगे। अभी पार्टनर के साथ है, कल पत्नी के साथ होगा, अगले दिन मोहल्ले में होगा, चौथे दिन किसी पार्टी से होगा। राहुल भैया का संघर्ष किसके साथ है? मोदी जी के साथ है। विवाहित आदमी का संघर्ष किसके साथ है? घर में ही है। अविवाहित का संघर्ष किसके साथ है? पार्टनर साथ है। चीन का संघर्ष किसके साथ है? भारत के साथ है। यार संघर्षों से अलग दुनिया बनाओगे बच्चों, या संघर्ष में ही रहना है? हमने भी सोचा था एक ऐसे गगन के तले जहां प्यार ही प्यार पले, वो गगन कहीं मिला नहीं बच्चों। इसी हकीकत ये है, अगर संघर्ष है तो हमें क्या करना है? संघर्षों से पार पाना मुश्किल ही नहीं। और इसलिए अगर आप, अच्छा कई बार हम पॉलिटिक्स नहीं पढ़ते, बड़े भावनात्मक हो जाते हैं, कहीं संघर्ष दिख गया, अरे ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं। कई बार तो बच्चे आजकल ये भी यूट्यूब में लोग कहते हैं अरे सिविल सर्विसेज बिला वजह का मिथ है। ऐसे जितनी भी टॉप की चीजें हैं वो आसानी से मिलने वाली नहीं है। अरे क्रिकेट में तो बीसीसीआई में तो 12 लोगों का ही चयन होता है ना, अल्टीमेटली 11 फाइनल 11, उसी के लोग पूरा जीवन लगा देते हैं। प्रधानमंत्री का पद तो एक ही है, यूपीएससी में तो एक साल में हजार सीट भरी जाती है। जीवन ही संघर्ष का है मेरे दोस्तों, और जिसके जीवन में जितना संघर्ष है समझ लीजिए महान बनने का रास्ता उसके लिए उतना ही आसान हो रहा है।
जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है उसको सोचने की आवश्यकता है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है क्या। लेकिन मैं एक ऑप्शन आपको बताऊं, संघर्ष ही समाप्त कर दीजिए, न रहेगी बांस। ऐसा ऑप्शन संभव क्या है? समाज में संघर्ष रहे ही नहीं। सुबह सुबह मिलो अपने बच्चों से, लो गुलाब दो गुलाब। पार्टनर से मिलिए, लो गुलाब दो गुलाब। दोस्त से मिलिए, इसका मतलब है मेरे बच्चों, अगर संघर्ष समाप्त हो जाएगा, इस मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी। जहां न्यायालय होगा, प्रशासन होगा, विधि होगी, इसका नाम है सरकार। कल्पना करो समाज बिना सरकार के हो जाए, कल्पना है या नहीं है? व्यवहार। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी में, अरे यही जो पूरा पॉलिटिकल थ्योरी है मेरे बच्चों, पूरा पॉलिटिकल थ्योरी यही है। पहला, समाज का संचालन कैसे किया जाए। व्यक्ति पहले आता है, समाज पहली बात हो गई। फिर दूसरा है संघर्ष क्यों होता है। तीसरा है संघर्ष का समाधान हो सकता है या संघर्ष की समाप्ति। गांधी बाबा से पूछा गया, बाबा संघर्ष के बारे में आपका क्या राय है? उनका राम राज्य। बाबा से कहा गया राम राज्य आएगा या आना चाहिए? उनका आना चाहिए, आ नहीं रहा है। इसी गांधी बाबा ने क्या कहा? राम राज्य। प्लेटो ने क्या कहा? आदर्श राज्य। हमारे यहां पॉलिटिकल थ्योरी में दोनों लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। और मार्क्स से कहा गया, मार्क्स ने कहा सुनो, एक ऐसा समाज बनेगा जहां न न्यायपालिका होगी, न विधायिका होगी, न पुलिस होगा, न प्रशासन होगा। तो मार्क्स से पूछा गया फिर संबंध कैसे होंगे? का प्रेम के आधार पर। प्रेम के आधार पर किस बात को? शक्ति के आधार पर ही बच्चों। कैसा संबंध? अभी कैसा है? शक्ति के आधार पे। कोई बड़ा है, कोई छोटा है। मकान मालिक किराएदार को ठास देता है, घर में कौन किसको ठासता है, बड़ा मुश्किल कहना है। उधर पीएम सीएम को ठास रहा है, सीएम चीफ सेक्रेटरी को ठास रहा है, चीफ सेक्रेटरी डीएम को ठास रहा है। ये आधिपत्य का संबंध है। आधिपत्य प्रभुत्व के संबंध में रहना चाहते हो, या जहां सरकार ही न रहे, सरकार क्या हो जाए? अनुपस्थित हो जाए। जहां प्रशासन नहीं, पुलिस नहीं, केवल समाज हो। अभी आप कहोगे अगर समाज ही होगा तो कैसे संघर्ष खत्म हो जाएंगे? यही तो पूरी पॉलिटिकल थियरी है। अब अगर यही पूरी पॉलिटिकल थियरी है, इसी बात को विद्वान ने कैसे कहा? जरा लिखने की बात है। अब इसी सामान्य बात को विद्वानों की भाषा में लिख लीजिए। इसी सामान्य भाषा को हम कहां जोड़ देंगे? यूरोप के इतिहास के साथ। कैसे राज्य आया, समाज में संघर्ष कैसे उत्पन्न हुआ, फिर राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। तभी तो तभी तो पॉलिटिक्स का पहला मतलब समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स का पहला मतलब क्या है? जिसका संबंध राज्य और सरकार के साथ हो, पॉलिटिक्स से। अब आपने देख लिया कि जो बातें हम सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, उसी को हम थोड़ा विद्वानों भाषा में कह देंगे। इसलिए लिखने क्यों, पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा फर्क होता है। लिखने में कई बार हम कुछ विद्वानों की बात कह देते हैं, अकादमिक बात कह देते हैं, लेकिन तरीका एक ही होगा, विश्लेषण के द्वारा। अच्छा, यहां तक ये इतनी बात किसको समझ में नहीं आई? ऐसा है किसी को समझ में नहीं आई? अगर समझ में ना आई तो बता दीजिए, और अगर इसके अलावा कुछ पूछना हो तो इंतजार करिए। अच्छा, जब हम पूछने की बात करते हैं इसका मतलब क्या है? जो हमने बता दिया वो पूछ लीजिए, आगे जहां प्रॉब्लम आएगी वहां पूछ लेना। तो ये इसी बात को थोड़ा लिख लीजिए। कैसे इसी बात को हम लिखें, लिख लीजिए पहला। हाँ, कमाल की बात है यार, क्यों नहीं समाज का हिस्सा होंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आजकल आजकल समाज का ही नाम दिया जाता है नागरिक समाज। अब पॉलिटिकल साइंस की बस सिविल सोसाइटी। जब से लोकतंत्र आया, जब से अधिकार की बात आ गई, कई बार लोग ये बात कह देते हैं कि जनजातीय समुदाय का संबंध केवल अपने कुनबे से होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। परंपरागत धारणा ऐसी है। लेकिन आप याद रखिए, कुल मिला के राज्य भी तो सबसे बड़ा समुदाय है। अच्छा, राज्य कम्युनिटी है कि नहीं है? है। ये कहना कि जनजातीय समुदाय के लोग समुदाय के भाग नहीं है, ऐसा नहीं है। सब समुदाय के भाग है, सब समुदाय के भाग हैं।
अब उनका जीवन का दायरा थोड़ा सीमित हो सकता है परंपराओं के कारण, परिस्थितियों के कारण, अन्यथा सारे समुदाय के भाग हैं। अब इसी बात को थोड़ा लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? हेडिंग वही रहेगी। राज्य के बारे में हमारा अध्ययन करना है, तो राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? राज्य से। लिख लीजिए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए, गार्नर, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। गार्नर का प्रसिद्ध वाक्य है, गार्नर का प्रसिद्ध कथन है, कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन, गार्नर का प्रसिद्ध कथन है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन मूलतः राज्य के साथ मूलतः राज्य के साथ आरंभ और समाप्त होता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन मूलतः राज्य के साथ आरंभ और समाप्त होता है। इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद स्टेट। इतनी बड़ी शब्द कह दिया, यानी उन्होंने कह दिया कि राजनीति विज्ञान का अधिकतर शब्दों को इतने ध्यान से पढ़ते हैं, हम किसी स्टेटमेंट को रटते नहीं, उसके मर्म को देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान का अध्ययन और आरंभ किस एक शब्द के साथ होता है? राज्य के साथ। इसका मतलब राज्य एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, यानी पूरा पॉलिटिकल थियोरी का अध्ययन एक ही बात में समाहित है। ऐसा उन्होंने कैसे कह दिया? अब ध्यान से देखिए, अभी तो हमारा राज्य का ही संबंध है। एक ही बात में पूरी पॉलिटिकल थियोरी कैसे इन्वॉल्व है? कैसे? भाई राज्य है तो समाज है, समाज है तो लोग हैं, समाज है तो लोग हैं, तो व्यक्ति राज्य का संबंध ये पॉलिटिकल थ्योरी देखता है। राज्य है तो सरकार है, राज्य है तो उसकी उत्पत्ति के तरीके हैं, राज्य है तो उसकी मूल विशेषता संप्रभुता है, एक एक बात हम देखेंगे। और राज्य है तो सामाजिक न्याय बनाया ही जाएगा। राज्य होगा तो व्यक्ति व्यक्ति भी समानता स्थापित करेगा। इसलिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिसका नाम क्या है? राज्य। आगे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए। राजनीति सिद्धांत के राजनीति सिद्धांत के अध्ययन से यह प्रतीत होता है राजनीति सिद्धांत के अध्ययन के से यह प्रतीत होता है कि राज्य का विकास प्राच्य राज्य राज्य का विकास प्राच्य राज्य जैसे मगध। अब कौन कौन से प्राचीन इतिहास में कौन कौन से राज्यों के नाम पर? मगध और मगध, कौशल, अंग। एक आध नाम लिख लीजिए। क्या? तक्षशिला। क्या एग्जाम्पल लिखा आपने? मगध, कौशल, अंग और तक्षशिला जैसे राज्य थे। मगध, कौशल,
अंग और तक्षशिला जैसे राज्य थे, जबकि पश्चिमी विचारक ये मानते हैं जबकि पश्चिमी विचारक ये मानते हैं पश्चिमी विचारक ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति यूनान के नगर राज्यों से आरंभ हुई। राज्य की उत्पत्ति यूनान के नगर राज्यों से आरंभ हुई। यूनान के नगर राज्यों से आरंभ हुई और ये आकार में अत्यधिक छोटे थे। ये आकार में अत्यधिक छोटे थे, इसलिए इन्हें नगर राज्य का नाम दिया गया। आकार में अत्यधिक छोटे थे, इसलिए नगर राज्य का नाम दिया गया। अच्छा, ये भी ध्यान देने की बात है, यूनान के नगर राज्य आबादी कितनी थी? 1,50,000। इसी तरह के छोटे छोटे राज्य थे। मैक्सिमम आबादी 2 लाख। तो यूनान के भौगोलिक परिस्थितियां वैसी थी, बड़े छोटे छोटे राज्य थे। और यकीन मानिए, ये छोटे छोटे ही नहीं थे, उसमें एक और खास बात थी। आगे लिख लीजिए। इन छोटे छोटे नगर राज्यों इन छोटे छोटे नगर राज्यों इन छोटे छोटे नगर राज्यों का समाज से स्पष्ट अंतर भी नहीं था। ब्रैकेट में बार कर, इन छोटे छोटे नगर राज्यों का समाज से स्पष्ट अंतर भी नहीं था। समाज से स्पष्ट अंतर भी नहीं था। अच्छा, ये बात बड़ी ध्यान रखने की है कि समाज और राज्य में एक बड़ा बेसिक सा फर्क होता है। और बारकर ने क्या कहा, जो यूनानियों के नगर राज्य थे उनमें समाज और राज्य को एक ही अर्थ में देखा गया। और आपको हम याद दिला दें, समाज और राज्य में अंतर होना चाहिए। और आपको ये भी याद दिला दें, बिना समाज के राज्य नहीं बनता। इसलिए हम इस बात की डिबेट करेंगे। फिर आप ध्यान से इस बात को सुनिए, बिना समाज के राज्य नहीं बनता। अच्छा, कोई ऐसा राज्य बताइए जहां को कुछ लोग रहते ना हो। इसे क्या कहा जाता है? भूमि है, लोग है, लोगों पे सरकार है, और चौथा एलिमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर राज्य की परिभाषा देखना हो तो मैक्स वेबर से अच्छी परिभाषा शायद ही किसी ने दी। मैक्स वेबर थे समाजशास्त्री। मैक्स वेबर समाजशास्त्री थे, लेकिन उन्होंने, अगर मैंने कह दिया राज्य समाज एक ही जैसा है तो ये बड़ी बात है। बिना समाज के कोई राज्य बताइए, अगर कोई आपको एग्जाम्पल याद आता हो। लेकिन ऐसा संभव है कि समाज हो राज्य न हो, राज्य हो समाज न हो, ऐसा उदाहरण है ही नहीं है। लेकिन ऐसा संभव है कि समाज हो और राज्य न हो। कोई उदाहरण बताएंगे जब समाज तो हो राज्य न हो? फिलिस्तीन समाज है, राज्य नहीं है। इसे जब हमने कहा कि यूनानी युग में राज्य समाज में अंतर नहीं था, इसका विशेष मतलब है। कैसे? आगे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए। अच्छा अच्छा, कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, फिलिस्तीन में राज्य है, वो तो हमास की सरकार है,
अरे वो तो अल्फादह की सरकार है, वो नगर पालिका जैसी उनकी हैसियत है, कोई सरकार उकार नहीं है। क्योंकि याद रखिए, राज्य का दो मतलब होना चाहिए, पुलिस और सेना। बिना पुलिस और सेना के कोई राज्य नहीं बनता। और जब राज्य के पास अपनी पुलिस और सेना होगी तभी उसे कहते हैं संप्रभुता। बात ध्यान सुनने की है। राज्य का प्राण क्या है? भूभाग, जनसंख्या। लेकिन प्राणों में प्राण क्या है? संप्रभुता। और नाम से दिख जाता है प्रभुता। सबसे बड़ा कौन है? संप्रभु कहिए, प्रभु कहिए, एक ही बात है, याद रखिएगा। अब प्रभु कहने में हो सकता है कई धार्मिक लोगों को आपत्ति हो जाए, मैं राज्य को प्रभु कह दूं, मैं बहुत पावरफुल आदमी क्या कहते हैं? प्रभु। प्रभु का मतलब है जिससे शक्तियां सीमित हो, अनंत हो। प्रभु व्यक्ति नहीं है, प्रभु विशेषण है। और ये बात मुझे तब पता चली, एक बार मैं कहीं वृंदावन गया था, उन्होंने कहा बांके बिहारी सरकार है। मैंने कहा यार, सरकार तो मैं दिल्ली में देखा था, सरकार मथुरा में कैसे आ गई? उनका ना ना ये भी सरकार है, याद रखिए। और कुछ धार्मिक लोग मानते हैं सरकार से बड़े सरकार है, लेकिन भौतिक लोग मानते हैं नहीं। इस धरती पर सबसे बड़ी सरकार कौन है? डीएम सीएम। और डीएम सीएम क्या है? यही प्रभु है मेरे बच्चों। आधुनिक युग के प्रभु कौन है? यही प्रभु है। बाकी आप लोग क्या हो? लेकिन इसीलिए इसीलिए आप याद रखना, अब प्रभु कौन है, आप हो या सरकार हो, इस बारे में कूलिंग कम कर दो। अब प्रभु कौन है इस बारे में डिबेट हो सकता है, आगे लिख लो। अब देखो, हमें ठंडी लग लगी, प्रभु को ठंडी नहीं लगती। यही बच्चों आम आदमी और प्रभु में फर्क है। क्या लिखा आपने? आगे लिख लीजिए। हाँ, अगला पॉइंट। मैक्स वेबर ने मैक्स वेबर ने राज्य को मैक्स वेबर ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा, मैक्स वेबर ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा कि राज्य एक भौगोलिक अवधारणा है। बात ध्यान सुनने की, भौगोलिक। मैक्स वेबर ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा कि राज्य एक भौगोलिक धारणा है, एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। इसका एक बात ध्यान सुनने की है, मैक्स वेबर ने कहा राज्य एक भौगोलिक अवधारणा, इसका सीधा मतलब क्या हुआ? बिना भूभाग के कोई राज्य नहीं बन सकता। तो राज्य के लिए इसेंशियल एलिमेंट क्या है? भूभाग। बात ध्यान सुनने की है, समाज के लिए नहीं है। समाज कोई ज्योग्राफिकल आइडिया नहीं है। समाज के लोग इंडिया में रह सकते हैं, अमेरिका में रह सकते हैं, इंग्लैंड में रह सकते हैं। अभी कुछ लोग आए थे कहीं क्लासेस लेने के लिए स्वामीनाथ संप्रदाय से, ये धार्मिक समूह है। उन्होंने कहा कि बाबा जी ये बताओ, आप लोगों की क्लासेस कहाँ कहाँ है, आप लोगों के संस्थान का? उनका इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह हमारे समुदाय है। इस्कॉन का मेंबर दुनिया के हर क्षेत्र में है, स्वामीनाथ संप्रदाय का मेंबर दुनिया के हर क्षेत्र में है। वैसे आप देखेंगे ईसाई समुदाय, इस्लामी समुदाय, इनके लोग दुनिया में, समाज के लिए ज्योग्राफी होना जरूरी नहीं है। समाज का कोई भूभाग नहीं होता, वो यहां भी रहेगा, 1000 किलोमीटर दूर भी रहेगा, 3000 किलोमीटर दूर रहेगा। भाई तरीके से यहूदी धर्म को मानने वाले एक समुदाय थे, तमाम भूभाग बिखरे थे। वो तो बाद में उन्होंने तय किया कि हमें राज्य बनाना है।
इसका मतलब राज्य के लिए इसेंशियल क्या होगा? भूभाग। और आपको याद दिला दें, ये बात पीटी में पूछा गया सवाल है, राज्य का मतलब क्या है। और उसने मैक्स वेबर की बात को ही बिगाड़ उगाड़ कैसे से आम भाषा में कह दिया। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? राज्य भौगोलिक अवधारणा है और राज्य के द्वारा राज्य के द्वारा इस भूभाग में भूभाग में हिंसा के प्रयोग पर राज्य के द्वारा इस भूभाग में हिंसा के प्रयोग पर एकाधिकार होता है। एकाधिकार अंडरलाइन। राज्य के द्वारा इस भूभाग पर हिंसा के प्रयोग का एकाधिकार होता है। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। इस यानी राज्य हिंसा करती है या न्याय करने की संस्था है? यहां क्या लिखा गया है? हिंसा करती है। राज्य क्या करती है? हिंसा। बहुत ध्यान देने की बात है। राज्य हिंसा कैसे करती है? पुलिस के द्वारा, सेना के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। राज्य की हिंसा देखनी है? देखनी तो मैं तरीका बता देता हूं। तो वो सुबह जाइए और किसी पुलिस स्टेशन में कूद जाइए, उसके बाद फिर राज्य का स्वरूप देखिए। सुबह सुबह जाइए और ईंट पत्थर लेकर रेल के सामने खड़े हो जाइए। राज्य हिंसा का प्रयोग करता है। और याद रखिए, डाकू भी हिंसा का प्रयोग करते हैं, स्मगलर, डाकू। और भारत में तो एक एक से डॉन है। ये बताए, सलमान खान के ऊपर हिंसा का प्रयोग किसने किया? राज्य ने किया या किसी गैर नागरिक समुदाय ने किया? गैर राज्य के समुदाय ने किया। इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि जो राज्य नहीं है वो भी हिंसा का प्रयोग करने का प्रयास करे। बंद कर दिया। कई बार ऐसा संभव जो राज्य न हो वो भी हिंसा का प्रयोग करने का प्रयास करे, लेकिन उसकी हिंसा बड़ी होगी या राज्य की हिंसा बड़ी होगी? कई बार मैं देखा हुआ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले, पश्चिम उत्तर प्रदेश के में गांव गांव घर घर में तमंचे हैं और गैर लाइसेंसी। किसी शादी ब्याह में चले जाओ तब देखो, और डांस में सारे बच्चों के हाथ में तमंचे होते हैं। ऐसी शादी ब्याह में जाओ तो 200-400 मीटर दूर खड़े हो जाओ। जब सारा जयमाल वगैरह हो जाएगा तब आपके जाके गोलगप्पे वगैरह खा के निकल लो। लेकिन आप याद रखिए, गांव का कितना भोला भाला व्यक्ति होता है, एक तमंचा उसके जेब में आ जाती है, उसको लगता है कि अब तो मैं शक्तिमान ही हूं। वो अपने आप को शक्तिमान से कम नहीं समझता। ये हाल है। लेकिन आपको मैं बता दूं, राज्य के पास तमंचे की फैक्ट्री है। राज्य के पास क्या है? और दुनिया, भारत में याद रखें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक शक्ति पर किसका एकाधिकार है? राज्य पर। और राज्य के पास कितनी शक्ति है मैं आपको बता दूं, AK-47। AK-47 तो आम आदमी को मिल ही नहीं सकता। अगर कई बार लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से ले लेते हैं, आम आदमी को मिल नहीं सकता, वैसे आप कुछ कर नहीं सकते। वो तो राज्य, कब कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के एक मुख्यमंत्री से पूछा गया था, ये बताइए राज्य के होते हुए माओवादी ये सब संगठन कैसे काम करते हैं? उनका सुनो, हम चाहें 24 घंटे में खल्लास कर दें इनको, 24 घंटा लगेगा हमें। तो किसी का खल्लास क्यों नहीं कर देते? उनका हम वो तरीके नहीं अपनाना चाहते। राज्य है क्योंकि हम पीटने पाटने के अलावा कल्याण भी करते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि पीट पाट के इनको ठीक करें। भाई है तो नागरिक ही है, तो हमारे लोग ही। इसे आप याद रखिएगा, इस भूभाग पर हिंसा के प्रयोग पर एकाधिकार किसका है? एकाधिकार शब्द पर कितना महत्व देने की बात है, मोनोपोली। और इसलिए यकीन मानिए, राज्य को ही प्रयास करना चाहिए
उसको इस मामले में कोई चुनौती न दे पाए। आजकल तो बड़े सारे गैंग आ गए हैं। गैंग इसलिए आ गए हैं कि राज्य थोड़ा सा पीछे रखता है। राज्य कई बार मूड में नहीं आता कि उनको ठोंकना पीटना है। राज्य ने ठान लिया है तो कौन बच पाएगा। इसे हिंसा के प्रयोग पर एकाधिकार किसका है? दरोगा जी का। हिंसा के प्रयोग पर एकाधिकार किसका है? पीएम सीएम और पीएम का। यही तो राज्य का व्यवहारिक मतलब यही तो है। बस आदेश एक दे दे, उसके बाद तो देखिए राज्य पीछे पड़ जाएगा। यानी इसीलिए कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक कानून के हाथ है, राज्य के हाथ है। राज्य के हाथ इतने लंबे होते हैं, कई लोगों विदेशों में जाकर क्या किया, खोज किया उनकी। इतनी बात नहीं है, अगला भी इसमें लिखने की जरूरत है। मैक्स वेबर की बात पूरी हुई नहीं है। नहीं, अब आप देखिए एक एक शब्दों में कितने भाव निहित होते हैं। और हम क्या करते हैं, हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़, मैक्स वेबर ने ये कहा, गार्डनर ने ये कहा। ऐसा लगता है पढ़ नहीं रहे हैं कि तोता रट रहा है कोई चीज। भाव समझ में आना चाहिए, शब्द। आगे इसी में जोड़ लीजिए, क्या लिखा आपने? एकाधिकार होता है तथा राज्य के द्वारा प्रयोग की गई हिंसा राज्य के द्वारा प्रयोग की गई हिंसा अवैधानिक होती है। वैधानिक अंडरलाइन। राज्य के द्वारा प्रयोग की गई हिंसा वैधानिक होती है। वैधानिक अंडरलाइन। ये मैक्स वेबर की पूरी परिभाषा है। इसका मतलब है, अब आप देखिए, राज्य किसी को जेल में रखता है कि नहीं रखता है? यदि हमारे कानून में नहीं लिखा गया है पुलिस किसी को मार पीट सकता है, इन दरोगा जी हैं किसी को पीट ही दिया। इसका मतलब है अगर राज्य किसी को पीटे, इलीगल है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया? राज्य ने। लीगल है ये। अच्छा, आप भी पड़ोसी के ऊपर कर देंगे क्या? नहीं कर सकते। इसका मतलब है बाकी जितने भी गैंग हैं, डाकू हैं, लोग हैं, उनके द्वारा की गई हिंसा वैधानिक है या अवैधानिक है? अवैधानिक है। इसलिए लोग पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं। बाकी इसे टीचर को पीटने का अधिकार नहीं है बच्चों। टीचर के द्वारा प्रयोग, अब कई बार मुझे मन होता है कि मैं ठांसू बच्चों को, सुनते ही नहीं बात। मैं यहाँ के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे बच्चे, ये सब मेरे बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी हैं। इतने अच्छे बच्चे मैंने कहीं देखे ही नहीं। मैं बाकी बच्चों की बात कर रहा हूं। तो कई कई बार तो, लेकिन अब टीचर कुछ नहीं कर सकता। और याद रखो, बाकी धर्माधिकारी कह सकते हैं, वो कैसे प्रवचन दे सकते हैं, ऐसा मेरे 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 भक्तों ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रवचन सुन लीजिए। इसलिए कोई धाम राज्य से बड़ा नहीं है, चाहे वो, हाँ, याद रखिएगा। ये राज्य की बात है। अब राज्य की बात स्पष्ट हो गई, भौगोलिक धारणा है। अब पीटी में सवाल कभी देखिएगा तो राज्य की परिभाषा जिन लोगों ने रट रखी थी उनके सारे लोगों के सवाल गलत हो गए। जिन लोगों को पता था राज्य के क्या की टर्म होते हैं, उनकी पीटी में सवाल सही हो गए। तो हमारे एग्जाम में अब जो सोचिए, आईएसपीटी का ये सवाल है, पॉलिटिकल साइंस सवाल नहीं है ये। तो पीटी में तो आपको सामान्य अध्ययन चाहिए ना। इतनी सामान्य अध्ययन की बातें एनसीईआरटी में लिखी होती हैं, प्रदर्शन शब्दों को ध्यान नहीं देते। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा एनसीईआरटी में तो कहानी लिखी है। मैंने कहा ना पुत्र, इधर आओ, कहानी नहीं लिखी है, भाव लिखा है। लिखने का तरीका कैसा है? कहानी वाला। लिखने का तरीका कहानी वाला है उसमें भाव। लिखने के बाद फिर अब राज्य की बात हो गई, इसलिए यूनानी दौर में क्या था, समाज था या राज्य था? यूनानी दौर में समाज राज्य के बीच कोई अंतर नहीं था।
और एक बात याद रखिएगा, राज्य किसी सर्वोच्च शक्ति का नाम क्या है? संप्रभुता। यानी आप याद रखिए, इस भूभाग का प्रभु कौन है? इस भूभाग का प्रभु कौन है? बात ध्यान सुनने की है। ऊपर वाले प्रभु से तो मेरी मुलाकात हुई नहीं, मतलब मेरी मुलाकात के दर्शन नहीं हुआ प्रभु का। मैं कैसे कह दूं मुलाकात? मेरी प्रभु से मुलाकात, प्रभु हमसे मुलाकात करने आएंगे यार। लेकिन परमात्मा का मैं दर्शन नहीं कर पाया, वहां पहुंच नहीं पाया। लेकिन जमीन वाला परमात्मा रोज ही इधर उधर दिखता रहता है, टोई 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 सोए 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 करते हुए। एक बार एक मेरे दोस्त थे, मैंने कहा जाके बोलिए सुबह सुबह सायरन क्यों बजा रहा है? मैंने कहा मेरा सायरन बज जाएगा अभी तो उसका बज रहा है। राज्य से टकराना मुश्किल ही नहीं। राज्य को कहीं देखो तो पहले भाग लो, क्योंकि राज्य का मतलब क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च मतलब जानते हैं? जिसके ऊपर कोई ना हो, जिसके बाहर, जिसके अंदर। देखिए, अरे मेरे बच्चों, हमने क्या कहा? संप्रभुता। ओ माय गॉड, सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई ना हो। तो अंदर का मतलब क्या है? ये अंदर की बात है मेरे बच्चों, ये अंदर की बात नहीं है। संप्रभुता मतलब राज्य की शक्ति है। राज्य का प्राण क्या है? अगर संप्रभुता निकाल दीजिए तो राज्य समाज में कोई अंतर रहेगा नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यूनानी दौर में समाज और राज्य में कोई अंतर नहीं था। क्यों ऐसा था? अब देखिए, एक भूभाग, अगर राज्य एक भौगोलिक अवधारणा है, राज्य एक भौगोलिक अवधारणा है, तो राज्य के भूभाग में क्या होगा? अरे चर्च भी तो होगा, स्कूल भी तो होंगे राज्य के अंदर। चर्च होगा, स्कूल होगा, परिवार होगा, व्यवसायी होंगे या व्यवसायिक घराने होंगे। धर्म होंगे, रीति रिवाज होंगी, सामाजिक परंपराएं होंगी। ये तो राज्य के अंतर्गत हो। जहां समाज होगा वहां सब कुछ होगा। तो सवाल है, इसमें से कौन बड़ा होगा? ये किसकी विशेषता है? राज्य की। राज्य की विशेषता है। और दिखती किसमें है? पुलिस और सेना में। राज्य की संप्रभुता को सीधा देखना चाहे तो पुलिस का जो लठ है वही संप्रभुता है, उसी में सॉवरेंटी दिखती है। तो न तो राज्य के अंदर राज्य से कोई बड़ा है और न बाहर। बाहर कौन है? अमेरिका। बाहर कौन है? चीन। बाहर कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ। बाहर कौन है? WTO। ये बाहर है। इसे याद रखिए। अभी अमेरिकन का, एयर इंडिया, ये बताओ तुम रूस से तेल क्यों लेते हो? मोदी ने कहा ये हमारा फैसला है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? हमारा फैसला है, और सस्ता तेल मिल रहा है इसे ले रहे हैं। सऊदी अरेबिया और उधर इराक ने कहा भाई आजकल इधर टैंकर नहीं आ रहा है, टैंकर घूम कैसे गया है? हमने कहा ठीक है, जहां सस्ता वहीं तेल। ये बात कह दिया। दूसरी बात, अभी मोदी जी रूस होकर आए, अभी यूक्रेन भी जा रहे हैं। मोदी ने कहा मोदी जी ये क्या कर रहे हो, हमारे दुश्मन के यहां जा रहे हो? मैंने कहा माइंड योर बिजनेस। जब तुमसे मिल रहा था तो समझ लो ठीक है, मैं किसी और से भी मिल सकता हूं। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये आपका काम नहीं है। इसलिए अमेरिका कहता है तुम रूस के पास क्यों जाते हो? रूस कहता है यूक्रेन के पास क्यों नहीं जाते हो? इजराइल कहता है ईरान से इकट्ठा कर लो। हमने कहा संप्रभु है, क्या है? मेरी मर्जी। यही राज्य सबसे बड़ा संप्रभु है। यानी इस धरती पर प्रभु नहीं है। अब ये बात अलग है, बाद में डिबेट आने लगा, तो लोगों ने कहा भाई ये बताओ राज्य ही प्रभु है या लोग प्रभु हैं? राज्य मिलके बनता किससे? हम भारत के लोगों से मिलके बनता है। तो वो कहानी तो बाद में शुरू कर देंगे कि संप्रभुता के मायने भी चेंज हुए समय के साथ। आपको सर ये कौन सी बात है? WTO ये इसका मतलब भारतीय सरकार की एक बात भी नहीं सुनती? कुछ कुछ सुनती है।
कुछ कुछ सुनती है, ये सैद्धांतिक मतलब क्या है? क्योंकि देखो, सैद्धांतिक रूप में संप्रभुता और व्यवहार में संप्रभु में थोड़ा फर्क आ जाता है। वैसे तो आप भी अपने जीवन के प्रभु ही हो। अपने हाथों के मालिक कौन है आपका? आपने एक संक्षेप में, छोटे रूप में, आप भी तो अपने जीवन के मालिक ही हो। संप्रभुता का मतलब क्या है? अपने भूभाग का मालिक। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का मालिक कौन है? राज्य। तो न तो हम बाहर के अधीन हैं, न अंदर किसी समुदाय के अधीन है। इसी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। अंदर में सर्वोच्च, बाहर से स्वतंत्र, संप्रभुता। राज्य का मूल प्राण क्या है? संप्रभुता। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? हिंसा वैधानिक होती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए। राज्य का मूल प्राण ही संप्रभुता में दिखाई देता है। राज्य का मूल प्राण ही संप्रभुता में दिखाई देता है। लेकिन यूनानी युग के राज्य, राज्य का मूल प्राण ही संप्रभुता में दिखाई देता है, लेकिन यूनानी युग के राज्य संप्रभु नहीं थे। यूनानी युग के राज्य संप्रभु नहीं थे। अगला पॉइंट। यूरोप में मध्यकाल में, अच्छा, मध्यकाल को इतिहास के लोग कब मानते हैं? यूरोप के मध्यकाल को इतिहास के लोग कब मानते हैं? पॉलिटिक्स में इतिहास का कम महत्व होता है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी ऐतिहासिक फेज का प्रयोग करना चाहें, 8वीं से 13वीं तक मान लीजिए। यूरोप में 8वीं से 13वीं शताब्दी किसकी है? मध्यकाल की। तो मध्यकाल का मतलब है जो आधुनिक काल नहीं है। यूनानी दौर आधुनिक काल के बीच का दौर क्या कहलाता है? मध्यकाल। क्या लिखा आपने? यूरोप में मध्यकाल में, समाज में राजा, यूरोप के मध्यकाल में समाज में राजा, चर्च और सामंत के बीच, राजा, चर्च और सामंत के बीच शक्तियों का सामंत, चर्च और राजा के बीच शक्तियों का संघर्ष विद्यमान था। शक्तियों का संघर्ष विद्यमान था। जिस दौर में समाज में अत्यधिक उथल पुथल और अस्थायित्व विद्यमान था, जिस दौर में समाज में अत्यधिक उथल पुथल और अस्थायित्व विद्यमान था,
अधिक उथल पुथल और अस्थायित्व विद्यमान था। अब आप देखोगे मध्यकाल में क्या हुआ। मध्यकाल में कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? देखो, मध्यकाल की समस्या यूरोप की है कि चर्च बहुत प्रभावशाली था, और पूरे मध्यकाल का चर्च कहाँ पर था? पूरे यूरोप का, पूरी ईसाइयत का एकमात्र चर्च था यूरोप, रोम में। और जरा सोच के देखोगे, चर्च का ही प्रभावशाली होना एक ऐसा भी यूरोप का फेज था। तो मध्यकाल में यानी 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक बड़ा संघर्ष होता था। यानी मध्यकाल में सही मायने में एक चीज मिसिंग थी समाज में, उसका नाम था संप्रभुता। भाई, राज्य के पास सर्वोच्च शक्ति थी ही नहीं। संप्रभुता का मतलब अगर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है तो कहीं ना कहीं यूरोप में तो मिसिंग थी, मध्यकाल में खासतौर पर, क्योंकि चर्च हमेशा कहता था वो शक्तिशाली है। और चर्च के भाई देखिए, धार्मिक समाज वहां हावी था, और चर्च के शक्तिशाली होने का मूल कारण क्या था? समाज में धर्म का बड़ा प्रभाव था। और समाज में धर्म का प्रभाव था, इसका मतलब क्या था? कि हर व्यक्ति, समाज में हर व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति में लगा हुआ था। समाज में हर व्यक्ति को क्या चाहिए था? मोक्ष। अब समाज में हर व्यक्ति को मोक्ष चाहिए था, तो वो किसकी कैसे मोक्ष मिलता? ईश्वर के पास। यानी आप याद रखिए, आज के जीवन और मध्यकाल के जीवन में फर्क था। आज आपको स्वर्ग में जाना है या कुछ कार और खरीदना है? आज हम भगवान के पास भी क्यों जाते हैं? भगवान थोड़ी मदद कर देना, पीटी के एग्जाम में कठिनाई आ रही है। भगवान के पास स्वर्ग लेने के लिए जाते हैं क्या? अच्छा, भगवान के पास रोज जाते हैं, अचानक आपसे गणेश जी मिल जाए, कहा बच्चा रोज रोज क्यों आते हो, चलो मेरे साथ स्वर्ग लेके चलता हूं। यहाँ की दुनिया में क्या रखा है? कहा ना ना मां प्रभु, आप मुझे ले मत चलो, ये सारी चीजें ही भेज दो। यही वास्तविकता है। आज लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। दुनिया भौतिकवाद से प्रभावित है। आज की दुनिया कैसी है? भौतिकवादी है। अब आज की दुनिया आध्यात्मिक नहीं रही। आज की दुनिया सीधे किसकी है? भौतिकवाद की है। बात की दुनिया में भौतिकवाद की पराकाष्ठा है। अब अगर दुनिया में भौतिकवाद की पराकाष्ठा है तो स्वाभाविक रूप में तो समाज में क्या होगा फिर? समाज में ईश्वर का महत्व थोड़ा कम होगा। और जब हर व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति में होगा तो ईश्वर पहुंचाने का रास्ता किसके पास था? चर्च के पास। और चर्च कहा भी करता था कि जो मेरे पास आएगा मैं इसको सीधा कहाँ पहुंचा दूंगा? ईश्वर के पास। क्योंकि ईसाई धर्म की मान्यता ऐसी थी कि भाई स्वर्ग के पास, और ईसाई धर्म क्या, दुनिया में हर धर्म की मान्यता ऐसी ही थी। इसमें एक ही धर्म की बात नहीं है। अब संयोग से यूरोप का इतिहास माना जाता है तो हम बार बार ईसाई धर्म की बात ही कर देते हैं, लेकिन हर धर्म की मान्यताएं स्वर्ग प्राप्त करवाने में ऐसी ही थी। ये लोग कहा करते थे कि देखो भाई, आदमी होता है पापी। मध्यकाल में यही मान्यता थी। बात ध्यान सुनने की है। मध्यकाल का विचार था मानव दुर्गुण ही है। एक बात याद रखना, मानव में अगर कोई खोट ना होता स्वर्ग में होते हम। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती, कहाँ होते? स्वर्ग में। और स्वर्ग का मतलब जानते हो? जहां पुष्पक विमान होता, जहां पे पैदल आने जाने कोई जरूरत ही नहीं थी, जहां पे 56 किस्म के व्यंजन, खाने पीने का भरपूर सामग्री, जहां पे कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमारी सर्दी जुकाम मलेरिया नहीं होती, वैसा स्वर्ग है। और पूरी सुविधाएं, जीवन में कोई कमी ही नहीं है, ना कोई कंपटीशन। जीवन बस केवल आपको उड़ना है पुष्पक विमान से, और न कोई टिकट, न कोई आने जाने का रास्ता। परम वैभव और परम सुख की स्टेज क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब जहां सब झंझट खत्म। स्वर्ग का मतलब है यूपीएससी फॉर्म भरने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वर्ग का मतलब है जहां बाल कलर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमानेंट आप जवान रहोगे, कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं है, तो सब कुछ उपलब्ध है। चाहिए या नहीं चाहिए? मध्यकाल में इसी यही सबको चाहिए था। तो सबको चाहिए था, चर्च आता था, और चर्च ने कहा था देखो भाई, हमारे पास स्वर्ग
जाने का पासपोर्ट है। और जो पापी लोग हैं, बात को ध्यान सुनने की है, मध्यकाल में व्यक्ति विवेकशील नहीं माना जाता था। तो पापी व्यक्ति को ईश्वर ईश्वर के पास भेजने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? पापी व्यक्ति को ईश्वर के पास कैसे भेजा जाता? स्वाभाविक रूप में चर्च के माध्यम से। कि चर्च के पास पुण्य का खजाना बहुत ज्यादा था। चर्च के पास पुण्य खजाना बहुत ज्यादा था। लेकिन अब सवाल यह है कि जब चर्च की शक्तियां बढ़ने लगी, तो जो राजा था, राजा कहा करता था, यार ये बताओ पोप महोदय, सारी शक्ति का प्रयोग आप ही कर ले रहे हो, हमारे पास कोई शक्ति मिल ही नहीं रही है। और तीसरा सेंटर पावर कौन था? सामंत, जो जमीनों का मालिक था। राजा राजा कहा करता था, क्योंकि चर्च ये भी कहने लगा था कि व्यक्ति के जो पैसा वैसा कमा रहा है आके हमारे पास दे सकता है। जीवन पैसा वैसा रखने का क्या फायदा है? भाई हमें कहाँ जाना है? ईश्वर के पास। ईश्वर के पास ले जाने का तरीका तो हमारे पास है। इसलिए व्यक्ति को बहुत पैसा वैसा से मतलब नहीं रखना चाहिए। जितना पैसा है किसको लाके दे दिया जाए? चर्च को। और चर्च लोगों को ईश्वर भेज देगा। यही मानव जीवन की उद्देश्य होने चाहिए, यही मानवीय जीवन के पर्पज होने चाहिए। यही झगड़ा था। तो चर्च अलग था, राजा अलग संघर्ष कर रहा था, सामंत अलग थे। आप याद रखिए, ये संघर्ष हो रहा था और इसी दौरान धार्मिक संघर्ष हुआ। इसका मतलब है, जब समाज में संघर्ष होगा तो पहला व्यवस्था नहीं होगी, समाज में संघर्ष होगा, दूसरा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। ये किसी समाज में हो जाए, ये सब लॉजिकल बातें हैं। समाज में संघर्ष होगा तो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। कहा भी जाता है, जहां हिंसा होगी इकोनॉमी चलती ही नहीं, कौन व्यापारी वहां आएगा? और कहा जाता है मध्यकाल में व्यापार को आगे बढ़ाना वैसे ही मुश्किल था, क्योंकि व्यापार को बढ़ाने के खिलाफ ही चर्च था। चर्च कहा करता था, भाई व्यापार के लिए आपको भौतिक जीवन में लगना पड़ेगा। और चर्च कहा करता था, ईश्वर की प्राप्त करिए, आत्मा की प्राप्त करिए, भौतिक जीवन बेकार है। ये समस्या ही, इसीलिए आप देखोगे पूरा मध्यकाल कोलाहल से भर गया, अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। इस अव्यवस्था को शांत करने का तरीका क्या था? शक्ति के एक केंद्र की स्थापना। और शक्ति के एक केंद्र की स्थापना का दूसरा नाम क्या था? संप्रभुता। इसलिए आप याद रखो, राज्य का विकास उतना पुराना है जितना पुराना प्राच्य राज्य, यूनानी राज्य। संप्रभु राज्य का विकास आधुनिक है। फिर अब आपको रिपीट कर दें, इसलिए हमने पहले क्या कहा? नगर राज्य, पोलिस। पहले मैंने राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब मैं किस शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं? राष्ट्र राज्य। नगर राज्य नहीं, राष्ट्र राज्य। ये राष्ट्र राज्य क्या है? हेडिंग चेंज कर लीजिए, हेडिंग चेंज करिए। आधुनिक युग में राष्ट्र राज्य की धारणा। हेडिंग है, आधुनिक युग में राष्ट्र राज्य का विचार या राष्ट्र राज्य की धारणा। आधुनिक युग में राष्ट्र राज्य का विचार या राष्ट्र राज्य की धारणा। पॉइंट नंबर 1। राष्ट्र, पहले हम राष्ट्र बताएंगे फिर राज्य। राज्य का मतलब तो बता ही रहे हैं। अब यहाँ राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र राज्य शब्द का प्रयोग साथ में क्यों कर दिया? तो पहले क्या था? नगर राज्य, अब क्या हो गया? राष्ट्र राज्य। ऐसा क्या हो गया नगर राज्य से राष्ट्र राज्य शब्द का प्रयोग कर दिया? तो लिख लीजिए अगला, क्या लिखा आपने? पहला प्रयोग, आधुनिक विश्व में, आधुनिक युग में, आधुनिक युग में नगर राज्यों के बजाय
तो अच्छा, क्लास के बाद आप ऑफिस अगर जा सकते हो तो पानी नहीं हो तो मत जाइएगा, सीधा घर निकल जाइए। लेकिन अगर पानी ना हो तो ऑफिस में जाके नोट्स आप ले लीजिएगा थियोरी का, और नोट्स पढ़ के ही आइए, एक बार एनसीईआरटी नोट्स जरूर पढ़ के आइए, तभी तो बात बनेगी। क्या लिखा आपने? नगर नगर राज्यों के बजाय राष्ट्र राज्य की धारणा का विकास हुआ। नगर राज्यों के बजाय राष्ट्र राज्य की धारणा का विकास हुआ। राष्ट्र शब्द कहां से? लैटिन भाषा के राष्ट्र शब्द लैटिन भाषा के नेसियो से उत्पन्न हुआ। राष्ट्र शब्द लैटिन भाषा के नेसियो से उत्पन्न हुआ, जिसका अभिप्राय जिसका अभिप्राय प्रजाति प्रजाति रेस, नेसियो से उत्पन्न हुआ जिसका अभिप्राय प्रजाति या जन्म स्थान है। लैटिन भाषा के नेसियो से उत्पन्न हुआ जिसका अभिप्राय प्रजाति या जन्म स्थान है। और और यदि और यदि लोगों का जन्म स्थान एक ही भूभाग में हुआ हो, यदि लोगों का जन्म स्थान एक ही भूभाग में हुआ हो, तो स्वाभाविक रूप में यदि लोगों का जन्म स्थान एक ही भूभाग में हुआ हो तो स्वाभाविक रूप में उनके बीच प्रजाति और भाषाई एकता विद्यमान होगी। उनके बीच प्रजाति और भाषाई एकता विद्यमान होगी। प्रजाति और भाषाई एकता विद्यमान होगी, जिसे राष्ट्र कहा गया। इसे राष्ट्र कहा गया। राष्ट्र का विचार मनोवैज्ञानिक है। राष्ट्र का विचार मनोवैज्ञानिक है, भावनात्मक है। राष्ट्र का विचार मनोवैज्ञानिक है, भावनात्मक है, जो समुदाय की प्राथमिकता को व्यक्त करता है, या समूह, या आप ऐसे लिख लीजिए, राष्ट्र का विचार मनोवैज्ञानिक है, भावनात्मक है, जो सामूहिक पहचान को प्रकट करता है। राष्ट्र का विचार मनोवैज्ञानिक है, भावनात्मक है, जो सामूहिक एकता के विचार को प्रदर्शित करता है, सामूहिक पहचान बनाता है। यहां पे देखिए, अभी का राष्ट्र का मतलब कैसे हुआ? राष्ट्र आधुनिक युग में उत्पन्न हो रहा है। अब आप कहेंगे राष्ट्र आधुनिक युग में उत्पन्न हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या था? तो आपको हम याद दिला दें, इसके पीछे कारण क्या था। भाई, दुनिया में धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के बाद आप देखेंगे यूरोप में भौतिकवाद आगे बढ़ना शुरू हुआ।
संचार के साधन बढ़े, व्यापार बढ़ा, उसके बाद भौतिकवादी प्रवृत्तियां शुरू हुई, जिसे कई बार हम पुनर्जागरण के नाम से भी इतिहास में पढ़ते हैं। तो पुनर्जागरण का मतलब क्या है? मानवीय विवेक को स्वीकार करना। आधुनिक युग में व्यक्ति को पापी नहीं माना गया। ह्यूमन बीइंग इज नॉट सिनर। आधुनिक युग में क्या कहा गया? व्यक्ति पापी नहीं है, बल्कि व्यक्ति विवेकशील है। भाई जब व्यक्ति विवेकशील है तो अपना अच्छा बुरा जानेगा। अपना अच्छा बुरा जानेगा तो आप कहोगे कि भौतिकवाद है या ईश्वर है, तो कहेगा नहीं भाई भौतिकवाद है, जो दिख रहा है वही मैं मानूंगा। इसे यूरोप में परिवर्तन होना शुरू हुआ, कैंपास खोजा गया, कैंपास से समुद्री यात्राएं आसान हो गई, व्यापार आगे बढ़ गया। इस वजह से अब लोगों ने कहा कि अब ऐसा समुदाय बनाएंगे जो एक प्रजाति या एक भाषा के आधार पर बना हो। इसी बात को क्या कहा गया? राष्ट्र। बात ध्यान से सुनने की है। देखिए राष्ट्र का विचार क्या है? वो वैधानिक नहीं है। राष्ट्र का विचार क्या है? भावनात्मक है। भावनात्मक का मतलब जो देखा न जा सके। इनके शब्दों का प्रयोग हमने किया। राष्ट्र का विचार मनोवैज्ञानिक है, मानने की बात है। आप भारतीय हैं, जैसे कहते हैं भारतीय होने पर मुझे गर्व है, ये मनोवैज्ञानिक है या ऑब्जेक्टिव है? जब कहते हैं कि जब आप राष्ट्रगान गाते हैं, आपका राष्ट्र के प्रति ही लगाव हो रहा है किसी और के प्रति? मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक इसलिए वो ध्यान से आप देखेंगे, राष्ट्र का विचार ही मनोवैज्ञानिक का मतलब जो दिखता ना हो, जो भावना का विषय है। मनोवैज्ञानिक का मतलब मानने का विषय है, दिखता नहीं कहीं। तो आप कहेंगे सर फिर दिखेगा कैसे? तो दिखने के तरीके हमने कुछ बना दिया, भाई झंडा बना दिया, तिरंगा बना दिया, राष्ट्रगान बना दिया, नागरिकता बना दी। क्योंकि सवाल ये उत्पन्न हो गया, सवाल क्या उत्पन्न हुआ? आगे लिख लीजिए, सवाल कहां उत्पन्न हुआ? इसलिए हर घर तिरंगा, ये क्या है? तो आपका किसी से लगाव है तो कुछ तो सिंबल तो होना चाहिए। इसीलिए जिससे जिसका लगाव होगा उसको कुछ समय समय पर गिफ्ट देते रहना चाहिए। अब ये कहेंगे कि अब भाई हनुमान जी तो है नहीं, दिल फाड़ के दिखाएंगे कि देखो तुम मेरे दिल में बसे हुए हो। तो दिल फाड़ नहीं पाएंगे, बस तिरंगा। इसीलिए हमेशा जब कोई दर्शक क्रिकेट मैच में दर्शक लेके बैठता है, और जरा ओलंपिक में उस झंडे का महत्व कितना ज्यादा होता है। आप ऐसे देखिए, राष्ट्र के विचार ऐसे देखिए। रूस को ओलंपिक में आने से बैन कर दिया गया। अब रूस के खिलाड़ी कैसे आए? ओलंपिक में किसी राष्ट्र के नाम पर कोई खिलाड़ी आएगा? ओलंपिक में भारत आएगा, रसिया आएगा, चाइना आएगा, या कोई ऐसा आएगा बिना राष्ट्र का निवासी महेश कुमार? ऐसा कोई खिलाड़ी आपने देखा ओलंपिक में? इसका मतलब मेरे बच्चों, बाहर जाओगे तो क्या अपनी पहचान बताओगे? इसीलिए राष्ट्र है, लेकिन एक कठिनाई इसमें आ रही है। कठिनाई ये है, आगे लिख लीजिए, कूलिंग। अब तो फैन बंद करो, फैन। क्या लिखा? अच्छा, क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट क्या हो रहा है? क्लास है तो तुम जाओ ना, क्लास है तो बस 5 मिनट की बात, 10:30 पे छोड़ देंगे। कब से क्लास है? और नहीं 11 से ना, अरे 10:30 पे छोड़ देंगे हम। वही क्लास पहले कैसे हो गई? अच्छा पहले नहीं होगी, होगी ना। और नहीं 11 से कब से क्लास हो गई तुम्हारी? अच्छा 2 दिन से, आजकल सब इधर उधर सब हो गया है, सारी क्लासेस सब आगे पीछे आगे पीछे। अच्छा इसी, कोई बात नहीं, बस कुछ समय। जब देखो मध्यकाल से आधुनिक काल आया, ट्रांजिशन आया कि नहीं है? तो समाज में हर जगह ट्रांजिशन आता है, और जो इसी ट्रांजिशन में डटा रहता है वही विजेता कहलाता है। जो इस ट्रांजिशन से भाग गया, क्या लिखा आपने? सामूहिक। हाँ, अगला पॉइंट लिखिए, परंतु 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 इसमें निम्नलिखित चुनौतियां विद्यमान हैं। परंतु इसमें निम्नलिखित चुनौतियां विद्यमान है।
पॉइंट नंबर एक, क्या एक भूभाग में एक ही भाषा और प्रजाति के लोगों का निवास होता है? क्या एक भूभाग में एक ही भाषा और प्रजाति के लोगों का निवास होता है? पॉइंट नंबर दो, पॉइंट नंबर एक है क्या एक भूभाग में एक ही जाति, क्योंकि यही तो विचार है, अगर राष्ट्र एक भाषा एक प्रजाति के आधार पर मिलकर बना हुआ है, तो सवाल यह है ऐसा कोई भूभाग बताइए जहां एक ही भाषा एक ही प्रजाति के लोग हों। भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, ओ माय गॉड, नहीं इजराइल भी नहीं है, वहां फिलिस्तीनी है। कौन सा? बड़ा, यही तो समस्या है। राष्ट्र अगर एक भूभाग में समान भाषा और समान प्रजाति से मिलकर बनता है, सवाल है यही समानता मिल नहीं पा रही, ये चैलेंज है। नंबर दो पॉइंट, ये तो हम विश्लेषण करेंगे। नंबर दो, क्या मनोवैज्ञानिक एकता ही समुदाय के जीवन के लिए पर्याप्त है? क्या मनोवैज्ञानिक एकता ही समुदाय के जीवन के लिए पर्याप्त है? अथवा प्रशासनिक और राजनीतिक एकता की भी आवश्यकता होगी? अथवा प्रशासनिक और राजनीतिक एकता की भी आवश्यकता होगी? इसी बात को लिखने का तीसरा अंतिम तरीका है। ये 3 पॉइंट पे हम डिबेट करेंगे। अगला पॉइंट, तीसरा, क्या एक राष्ट्र एक राज्य का विचार संभव है? तीसरा पॉइंट, क्या एक राष्ट्र एक राज्य का विचार संभव है? क्या एक राष्ट्र एक राज्य का विचार संभव है? अथवा एक राज्य में ही अनेक राष्ट्र होते हैं? अथवा एक राज्य में ही अनेक राष्ट्र होते हैं? एक राज्य में ही अनेक राष्ट्र होते हैं। अब आप देखिए, इन्हीं 3 मुद्दों पर हम विचार करेंगे। बस एक लाइन आपको याद दिला दें, इन 3 मुद्दों का विश्लेषण हम कल करेंगे कि राष्ट्र से राज्य बनता है, राज्य से राष्ट्र बनता है, या राष्ट्र राज्य एक है।